वाले हैं रिच डैड पुअर डैडी का, जो कि अगला लेसन है अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रोक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन मिकी में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की कक्षा में व्याख्यान दें। मेरा एक करीबी दोस्त केथी और कैनिंगम वहां एमबीए कर रहा था। वे बहुत अच्छी और प्रेरणादायक चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गया और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वह बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेगा। रे तैयार हो गए। जब वे सब लोग के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, मेरी असली बिजनेस क्या है? केती ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज़्यादातर एमबीए विद्यार्थियों को लगा जैसे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर ने कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। वे पल एक लिए रुके और उसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरी असली बिजनेस। केथी ने कहा कि रे ने अपने नज़रिए से समझाने के लिए काफ़ी समय लिया। अपने बिजनेस का प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी को लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते हैं कि रियल एस्टेट और उसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में से महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वे आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा है और जो रेन के फ्रेंचाइजी चेन में सदस्य बनता था, वह उसी ज़मीन के लिए पैसे दे रहा था जिसे वह खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया की रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एक अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च भी है से भी ज़्यादा रियल एस्टेट है। आज मेरे पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहों और नुकड़ों पर है। केथी ने अपने ही उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज केथी के पास कार धोने के बिजनेस है, परंतु असली बिजनेस कार धोने के गैरेज के नीचे का एक रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने ये बताया था कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस हम अपने के लिए काम नहीं करते। वह केवल तो कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था। मेरे डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो कि टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रोक ने सिखाया था। यह अमेरिका का एक रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कोई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाता। अखबार एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। एक इस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चित्र दिखा, जो कि रेक से लाभ के एक अच्छा उदाहरण है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं को अकादमिक कौशलताओं को विकसित करते हुए उन्हें अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करते हैं। उनकी ज़िंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है, या जैसा पहले बताया जा चुका है कि उनकी आमदनी वाले कॉलम का चारों तरफ, और ज़्यादातर अकादमिक कौशलता के विकसित करने के लिए वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यता उन्हें काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए मौका देती है, परंतु ध्यान रहे वे अपने पैसे के लिए ही काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और उनके बिजनेस की बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप बिजनेस क्या है? वह कहते हैं मैं एक बेकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और समझते उनका जवाब होता है नहीं, वह वहाँ काम करते हैं। इस तरह उन्होंने प्रोफेशनल और वह अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनको अपना बिजनेस कुछ भी नहीं। डेव फ्रॉक ने अपने प्रोफेशन में और अपने बिजनेस के बीच में अंतर की बहुत सी अच्छी तरह जानते हैं।
उनका प्रोफेशन हमेशा वही था जो वे सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बन बेचते थे और कुछ समय ही बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने के लिए रियल एस्टेट का इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या ये थी कि उनके विषय पढ़ाते थे वह बन जाते थे। उदाहरण के लिए, अगर वे आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो वह आपको शेफ बनना चाहते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप ऑटो मैकेनिक का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने की यही होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने लगते हैं और इसी तरह वे अमीर बनते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी भी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम को विपरीत है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि नंबर 1 नियम ये जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच में अंतर होता है। इसके लिए हमें संपत्ति को खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हमें अपने सुनना आता है कि मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, काश कि मैं एक प्रमोशन मिल जाए। मैं एक बार फिर से स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ। मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई नई नौकरी मिल गई हो जिससे तनख्वाह ज़्यादा है। कई समूहों में ऐसी जिम्मेदारी व विचार हैं, परंतु अगर आप एक के बात का समझ लेते हैं तो आपको ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रखे रहे। ये सभी विचार अपने ध्यान में रखें, आप आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित कर दिए हुए। और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्ति को खरीदने वाले में किया जाता है, तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्य वर्ग ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से प्राप्ति होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठाता, यानी कि उनकी आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों के चिपके रहते हैं। वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगे तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चले कि जिसे वे अपने सबसे अमीर बड़ी संपत्ति मानते हैं, यानी कि वह उन्हें जिंदा मार रहा है, तो उनका घर नामक संपत्ति हर माह उनके जेब से पैसा निकलवा रही है। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रहा है। गैरेज में रहे $1,000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब को अब $1,000 में नहीं रह गए। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचाता था। उनके विचार में जो संपत्तियाँ थीं वो वैसे ही संकट में समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हम अपने ज़्यादातर हमने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बेकार से लोन के आवेदन का फॉर्म भरा है। नेटवर्थ खंडों पर नज़र डालें तो हमेशा रोचक लगता है। ये रोचक इसलिए होता है क्योंकि हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीज़ों की संपत्तियों माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालात बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने अपने गोल्फ क्लब को मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तक, स्टोरियम, टेलीविज़न, आर्म सूट्स, कलाई, घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ें की संपत्ति वाले कॉलम में रख दिया। मेरे लोन के आवेदन का अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी का पसंद नहीं आया था कि अपार्टमेंट हाउस में कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। वो ये जानते थे कि मेरे पास सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें मैं वेतन मिलता हो। उन्हें मेरे आर्मी शूट्स, गोल्फ क्लब का या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किया। ज़िंदगी में कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टंट प्रोफेशन में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता था कि जब मैं किसी यह सुनता था कि उनके नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या कोई भी आंकड़ा है, जो कि नेटवर्थ के सटीक ना होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल वे अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं
तो आपकी प्राप्तियों पर टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं। जब उनकी आमदनी कम हो जाती है तो पैसा जुटाने के लिए अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो वे व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः मूल्य से बहुत कम बिकती है, जो कि बैलेंस शीट को दिखाया गया है। या कि अगर संपत्तियां बेचने में कोई फ़ायदा होता है तो वह टैक्स लगा दिया जाता है, तो वह एक तरह बार फिर सरकार फायदे में अपना हिस्सा ले लेती और इस तरह कर्ज में उभरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम कम रहती है। अपने कम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की नौकरी को करते रहें, परंतु असली संपत्ति को खरीदना भी शुरू कर दें। परंतु ऐसी दायित्व या व्यक्तिगत चीज़ों को बेचें जिनकी उनकी कीमत एक बार में ढेर लाने में कम हो जाए। आप जो एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसी समय उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इस संपत्ति को मानते हैं। मेरा $400 का एक नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों के बाद $150 के मूल्य का हो गया था। वैसे यही है कि आप खर्चे कम कर रहे हैं, अपने दायित्वों को घटा लें और अपनी मेहनत को ठोस संपत्ति के आधार बना दें। उन युवाओं को जिन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा है, यह सीखना चाहिए कि संपत्ति का दायित्व के बीच में क्या फ़र्क है। घर छोड़ देने से पहले उन्हें अपनी संपत्ति का कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। उसके पहले ही वे अपने घर को छोड़े, वे शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थितियों में फंसे, नौकरी का कसकर पकड़े रहें और हर चीज़ का उधार खरीदें। मैं अपने सारे युवाओं को दंपतियों को देखता हूँ जो शादी के लेते हैं और अपने आप एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे कि वे नौकरी में बहुत से सालों तक घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिर बच्चा घर छोड़ के चला जाता है तब ज़्यादातर लोग यह एहसास करता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के प्राप्त तैयारी नहीं की। वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं और फिर वे अपनी मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं तो उनकी नई जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो मैं आपको ये बच्चों की किस तरह की संपत्तियों को संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियों की कई तरह से होती है। ऐसे बिजनेस जिसमें मेरे होने की ज़रूरत ना हो, मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ, परंतु उनके दूसरों के लोग चलाते हैं। अगर मुझे काम करना पड़े तो बिजनेस नहीं होगा, ये एक नौकरी होगी। स्टॉक, बोर्ड, म्यूचुअल फंड, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट, नोट्स, रस संपदा और संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि इन मिलने वाली रियल्टी और ऐसी चीज़ें कीमती है जो कि आमदनी देती है और उनका मूल्य बढ़ता है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं पढ़े लिखे डैडी ने अपने एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी। जिन्होंने मुझे पसंद करता था, अगर मैं उन्हें पसंद नहीं करते होंगे जो मैं उनका ध्यान नहीं रखा पाऊँगा। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और ज़मीनों से प्यार है। मैं उनकी शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारे दिन उनके निहार करता रहूँ। जब मैं समस्या में आती है तो समस्या उतनी बुरी नहीं होती, उनके कारण मैं रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम नहीं हो जाए। ऐसे लोगों को रियल एस्टेट में से नफरत करते हैं और उनके लिए नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों का स्टॉक भी प्रेम है, खासकर उन कंपनियों के स्टॉक से ये है कि वे उनके एंटरप्रेन्योर हों, ना कि कोई एक कॉर्पोरेट व्यक्ति जो मेरे शुरुआती सालों में मेरे बड़े संगठनों में काम कर चुका है। जैसे कि कैलिफोर्निया में एक स्टैंड में US मेरिज फॉल्स और जॉर्ज कॉर्पोरेशन में मैंने एक संगठन को बताया समय मज़ा लिया। इसमें सुखद यादें हैं, परंतु भीतर कंपनी में काम करने वाले आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, परंतु चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये खरीदता हूँ। वे भी सामान्य छोटी कंपनियों के होते हैं और मैं कई बार कंपनियों को शुरू करता हूँ और उसे चार्जिंग बना देता हूँ। एक नए स्टॉक के शेयर में किस्मत सकती है और मुझे खेल का पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरा कर और वे खतरनाक भी हैं, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आपका निवेश से प्रेम कर। उस समय मुझे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनी के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि वे 1 साल में अपने शेयर को बेच दिए जाए। दूसरी तरफ
मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने वाली होती है। फिर मैं छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उसे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और इस तरह फायदे पर टैक्स चुकाने को बचता रहता। इस प्रॉपर्टी के वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है और सामान्य तौर पर रियल एस्टेट में को सालों साल कम समय अपने पास रखता हूँ। वर्षों तक जब ये मेरीन कॉर्प्स और जॉर्ज में था तो मैंने वही किया जो डैडी ने मुझे सिखाया था। अपने दिन की नौकरी करता था परंतु काम से काम रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ ना कुछ करता था। रियल एस्टेट और छोटे से स्टॉक में खरीद कर फरोख्त में करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे को समझे के महत्व को जोड़ दिया था। जितनी की अच्छी तरह से अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट के समझा जा सकता था, उतनी अच्छी तरह से निवेश और विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी को शुरू कर सकता और मैं सफल बन सकता था। जब तक कोई पहले से ही ऐसा सोच रहा हो, मैं किसी अपनी कंपनी को बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता था कि कंपनी चलाने के लिए कितना झंझट होता है और उन्हें नहीं चाहते थे कि उस झंझट में मैं फंसे। कई बार तो ऐसा समय भी आता है जब लोग रोजगार नहीं मिलता और वो उनकी कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम है। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती है और 5 साल में कंपनियां बची रहती है। उनका 10 साल से नौकरी कंपनी बाद बंद हो जाती है। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तो सलाह दो, अपने दिनों की नौकरी करते रहें पर अपने सारे काम से काम। जब मैं कहता हूँ कि आप अपने काम से काम रखो तो मेरा मतलब यह है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाएगा, वह तो पाएंगे। इस तरह से सोचें कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वह 24 घंटे काम करता है और ऐसी पीढ़ियों तक कर सकते हैं। वे अपने दिन की नौकरी करते रहे, एक अच्छे मेहनत कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कौशल लोग बढ़ता है तो आपकी विशालता की चीज़ खरीद सकते हैं। इस बार के महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विलासियत की चीज़ों को से ज़्यादा बाद में खरीदते हैं, जबकि पहले गरीब और मध्य वर्गीय लोग विलासियत की चीज़ों को सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फेर, जोहरी या नाव जैसी वैल्यूएट की चीज़ों के लिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिखें। वे अमीर दिखते हैं परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे में धंसते जाते हैं। लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जब वे लंबे समय से अमीर हैं, वे अपनी संपत्ति वाला कॉलम का सबसे पहले बनाते हैं। फिर वह संपत्ति वाले कॉलम पे होने वाली आमदनी उनके लिए विलासियत की चीज़ को खरीद लेती है। गरीब और मध्य वर्ग लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमतों पर विलासियत संपत्ति का निवेश करने के लिए विकसित करने के लिए प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसमेंट के अतिरिक्त पैसा होने लगा तो वह बाजार गई तो अपने लिए मर्सिडीज खरीद ले आई, जिससे मुझे ज़रा मेहनत या जोखिम नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस में के कारण उनकी कार खरीदी थी, परंतु उनके पास के लिए 4 साल का इंतज़ार करना पड़ा था, जबकि रियल एस्टेट प्रोफेशन में बढ़ रही थी। और आखिरकार मैं उतना ही अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदा जा सके। परंतु मर्सिडीज की यह है वैसे दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उनकी साबित कर दिया कि वह एक संपत्ति वाले कॉलम का सबसे सही तरीके से बढ़ाना चाहिए। उनके लिए कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादा तो अक्सर इच्छा करने जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासियत की कोई चीज़ें और खरीद लेते हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी में से उब चुके हों या उनके सिर्फ एक ही खिलौनों को ज़रूरत हो। कर्ज की विलासियत में चीज़ खरीदने से दरअसल देर सवेरे तक वे आदमी की हर चीज़ पे चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसका कारण कर्ज लिया गया होता है। ये एक बार बन जाता है। एक बार अपने बिजनेस को बनाना और उसमें निवेश करने का समय निकाल ले तो फिर वह बाद में जादू से झड़ी झुमा सकते हैं, जो अमीर सबसे बड़ा रहस्य है। ये रहस्य अमीरों की भीड़ को सबसे आगे रहता है। अपने काम से काम रखना एक इनाम है।
जो कि उसे राह पर चलने के लिए मिलता है, इसे लोग अमीर चलते हैं। तो ये थी हमारा जो कि रिच डैड पुअर डैड का जो कि अगला चैप्टर जो कि हमने देखा। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? और चैप्टरों के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके जो कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी को वहाँ से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसे लगी? तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।